अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में मैं खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इसके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए थे 23-24 और जो है वो 10 मार्क्स का जो है वो ये हमारे पास एक टेस्ट हुआ था बच्चों का। 10 तो नहीं सॉरी, ये हमारे पास 20 + 20 50 मार्क्स का जो है वो ये टेस्ट हुआ था और इसके एमसीक्यूज और सेक्शन बी और सेक्शन सी ये मैं ओवरऑल यहाँ पर आपके सामने सेंड करूँगा और सॉल्व करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इसके अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हुए मिड टर्म के। तो फाइनल एग्जाम्स तो शायद अभी खातून पाकिस्तान में नहीं हुए, आफ्टर ईद हो गए, तो इसलिए मिड टर्म एग्जाम में यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा आपको, तमाम चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये सामने आपके पास सारे एमसीक्यूज आपको सामने जो है वो बोर्ड पर सामने अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करूँगा, उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फर्स्ट है द हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज डैश। तो 4 आयन से ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हाईली पैरामैग्नेटिक आयन कौन से ये आपको बताना है। तो बेटा ये पैरामैग्नेटिज्म का अंदाजा किस चीज़ से होता है, इस चीज़ से होता है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयंस जो है वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हमारे पास होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम 4 हमारे पास ऑप्शन है ना, Fe+2 है, Fe+3 है, CO+2 है और Cr+3 है। तो 1 बाय 1 चारों को चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास है Fe+2, एक है Fe+3, एक है कोबाल्ट+2 और एक है क्रोमियम+3। तो ये एमसीक्यूज डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आयरन+2, आयरन वैसे होता है क्या, नॉर्मली होता है NS2 होता है और उसके बाद मतलब S पर जस्ट 2 होता है और D पर हमारे पास जो है वो 6 होता है। तो S2D6 होता है, ये हमारा आयरन होता है। कोबाल्ट हमारे पास S2 होता है, उसके बाद D7 होता है। क्रोमियम हमारे पास S1 होता है, फिर D पर हमारे पास इसके अंदर 5 होता है। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि आइंस के अंदर ना Fe+2 आइंस में देखना है। तो Fe+2 का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Fe+3 में 2 यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर 6 के बजाय 5 हो गया। कोबाल्ट+2 में ये 2 यहाँ से निकल गए तो ये 0 हो गया और ये 7 आ गया। क्रोमियम+3 में 1 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकल गया तो 3 हो गया। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो किसमें आ रहे हैं, Fe+3 में आ रहे हैं। दैट्स वाई बी ऑप्शन हमारा Fe+3 ये करेक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू है दिस गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए हम लोग इथाइन को यूज करते हैं, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो बहुत हाई जो है वो कह सकते हैं कि हीट एनर्जी लिबरेट होती है। थर्ड है द मेटा डायरेक्टर आर द ग्रुप्स दैट अलाउ न्यू ग्रुप टू एंटर इनटू। तो मेटा पोजीशन पर अलाउ करेंगे। मेटा पोजीशन क्या होता है, बेंजीन में जो हमारा 3 और 5 थर्ड और 5th पोजीशन जो होती है उसको हम कहते हैं मेटा। इसके बाद फोर्थ है इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर। एसीटोन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं। एसीटोन क्या होता है, दैट्स प्रोपानोन। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन 3 तरफ हाइड्रोजन इधर और इधर पर कार्बन और 3 तरफ हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो 9 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ए ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। मीथेन की जो क्लोरिनेशन करनी है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, तो बी ऑप्शन होएगा सब्स्टिट्यूशन। वैसे भी हमें पता है कि मीथेन जो हमारे पास है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 6 है कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला CnH2nO2 आर कॉल्ड डैश। जिसमें 2 ऑक्सीजन मतलब फिक्स ही रहेंगे ना। तो देखो ईथर में तो 1 ऑक्सीजन होता है, अल्केन में ऑक्सीजन होता ही नहीं, अल्कीन में भी नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा हमारे पास, ये ए ऑप्शन। 7th है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग्स टू। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा,
तो चूँकि 24 है तो ये हमारा डी ब्लॉक पे होगा। चूँकि 24 से 30 तक जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, मतलब 20 से 30 तक। 8th है द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बेरियम इज ऑफ डैश कलर। बेरियम से जो फ्लेम निकलता है वो किस कलर का होता है? तो बेरियम हमारे पास एक 2A ग्रुप का एक एलिमेंट है और इसका जो कलर होता है इसके फ्लेम का, जो ये फ्लेम इसका निकलता है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट जब हम इसको करते हैं, ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट करने पर ये वायलेट कलर के फ्लेम बेरियम के हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। 9th है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस इज व्हाट। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये इस तरह से CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH है और दो तरफ यहाँ पर CH3 यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। नंबरिंग जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है वहाँ से कर देंगे। तो दिस इज 1 2 3 4। ये हमारे पास हो गया 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो दिस विल बी 4 ब्यूटीन, सॉरी 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन या ब्यूटमनीन। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, बी ऑप्शन करेक्ट। 10th है द एलिमेंट इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैंगनीज। तो मैंगनीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सारे 10 MCQs हैं इसके। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कि मैं सारी चीज़ें सॉल्व करूंगा, इसमें छोटा सा पेपर है, दैट्स वाई मैं कोशिश करके सारी चीज़ें ही आपको करा दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट है रिफर द लिस्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए, तो ABCD करके, और उसमें कुछ चीज़ें आपसे पॉइंट वाइज पूछ रहे हैं शॉर्ट में। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले पूछ रहे हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड C। तो A जो बोरेक्स है, बोरेक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है Na2B4O7.10H2O, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। C है ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2S2O7। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। सेकंड पार्ट में आपसे क्या आस्क कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट, ये कर लेते हैं ना कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो CaCaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के रिएक्शन, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना था यहाँ पर, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं भाई? क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारे पास बनता है CaOCl2, उसके साथ वाटर लिबरेट होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि राइट गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ B एंड C विथ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन करेंगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो CaOCl2 प्लस H2O करेंगे तो ये रिवर्स आ जाएगा, मतलब दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस बन जाएगी। C है ओलियम, ओलियम का वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये असल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसका लास्ट स्टेप होता है डाइल्यूशन टावर के अंदर, तो 2 मोल्स हमें सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पर मिल जाएंगे। गिव एनी वन यूज ऑफ डी का कोई इस्तेमाल बताइए। एलम है, पोटैश एलम है, तो इसका एक इस्तेमाल तो सिंपल यही हो सकता है कि इसको वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया बेटा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्या कि राइट द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग टॉपिक नंबर 29, 17, 19, 21। तो सबसे पहले देख लेते हैं जब Z इक्वल टू 29 है, ये तो कॉपर है, डायरेक्टली हम इसके बता देते हैं। तो 29 है तो ये कॉपर हमारे पास आएगा, तो इसका जो ग्रुप हमारे पास होगा वो होगा 1B। पीरियड हमारे पास कौन सा होगा भाई? 4th। और ब्लॉक कौन सा होगा हमारे पास? D, ठीक है। अब आ जाते हैं 17, Z इक्वल टू 17, ये हमारा है क्लोरीन, तो ग्रुप हमारे पास हो जाएगा इसका 7A। पीरियड हमारे पास हो जाएगा इसका, दिस विल बी 3rd, और ब्लॉक इसका हमारे पास हो जाएगा P ब्लॉक। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्या है भाई? 19, तो Z इक्वल टू 19, ये फ्लोरीन है, इसका भी ग्रुप हमारे पास, नहीं सॉरी फ्लोरीन नहीं होगा, ये पोटेशियम है, ये इसका ग्रुप हमारे पास 1A हो गया। पीरियड हमारा हो गया इसका 4th, ब्लॉक हो गया हमारे इसका S,
लास्ट है z इक्वल टू 21, ये स्कैंडियम है, ग्रुप इसका हो गया 3b, पीरियड तो इसका 4th हो गया, और ब्लॉक इसका हो गया हमारे पास d। तो ये तो हमें हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता दें, सारी एलिमेंट्स की बता दी। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली आपको इसके आंसर्स करेक्ट बता दिए। बाकी कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाला जा सकता है, इसके मेरा टॉपिक जो होगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आप सर्च कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो IUPAC नेम लिखने हैं दिए गए कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक एक करके 1 बाय 1 चारों के करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये प्लैटिनम PT है, प्लैटिनम, देन NH3 ट्वाइस, और उसके बाद फिर Cl4 है। अब इसका क्या नाम बनेगा, चारों पहले मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। दूसरा हमारे पास है NH4, देन क्रोमियम, देन SCN4, उसके बाद NH3 ट्वाइस। नेक्स्ट उसके बाद है कोबाल्ट, NH2 CH2 CH2 NH2, और ये है थ्राइस, और लास्ट में NO3 के बाद भी 3 लिखा है ब्रैकेट में। लास्ट है कॉपर, इसके बाद Cn है ब्रैकेट के अंदर, और लेट मी चेक इट क्लियरली, यस 4 लिखा है, 4 हो गया ये, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा, इसके हमें आंसर्स बताने हैं। तो 1 बाय 1 मैं इन चारों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के आंसर्स आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 से आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो लिगेंड, कैटायन का नाम होता है, कैटायन है नहीं तो लिगेंड। लिगेंड में C से क्लोरो है, A से अमाइन है, पहले एक अमाइन का नाम आएगा, ये हो जाएगा डाई अमाइन, डबल M से अमाइन होगा डाई अमाइन। उसके बाद 4 क्लोरीन है, तो फिर ये हो गया हमारा टेट्रा क्लोरो। उसके बाद PT है, तो ये हमारे पास हो गया प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल जाएगी, इसको तो 0 है, यहाँ पर निकल रही है -4, तो ये डायरेक्ट 4 निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या है, NH4 कैटायन मौजूद है, तो पहले हम लिख देंगे अमोनियम। ठीक है, उसके बाद ये अमाइन है, ये थायोसायनो है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से डाई अमाइन पहले आ जाएगा। उसके बाद 4 है SCN, तो ये हो जाएगा टेट्रा थायोसायनो। टेट्राथायोसायनो के बाद फिर Cr है। अब चूंकि कैटायन लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजाय क्रोमियम बोलने के इसको हम लोग लिखेंगे क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, देखो उसकी 0 है, यहाँ -4 है, यहाँ +1 है, तो ये हमारे पास 3 निकल कर आ जाएगी। सही है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन है, 3 है। अब चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बजाय ट्राई लिखने के हम लिखेंगे ट्रेस, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमाइन लिखने के बाद क्या करेंगे कि उसके बाद फिर कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे चूंकि कैटाइन एनाइन मौजूद है, और आखिरी में हम लोग लिखेंगे नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन में कितनी आ जाएगी भाई, ये तो 0 है, 3 नाइट्रेट है तो -3, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया चार्ज इसके ऊपर ओवरऑल। ठीक है, लास्ट है CuCN, फिर 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेट्रा सायनो कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी इसकी, चूंकि ये -4 आ रहा है तो ये हमारा +4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास चारों इसके बेटा हो गए नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन 4 में तो हमसे कह रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिविंग ऑल द इक्वेशन। तो ये हमसे फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के बारे में कह रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके अंदर है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही साथ इसमें कर दूं, तो मैं इसको बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, फिर मैं दोनों को आंसर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या कह रहे हैं कि भाई 4 क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ।
फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैकेनिज्म बतानी है मीथेन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन की, तो 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, सिंपली आप याद रखिएगा। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन होती है, चेन इनिशिएशन होती है स्टेप 2, उसके बाद हमारे पास तो फिर स्टेप 3 होता है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 जो होता है इसको हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन। आपको इसको बस एक्सप्लेन करना है, मैंने अपने लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप मेरे नोट्स को लेंगे तो वर्डिंग्स भी पता लग जाएंगे। यहाँ पर तो मैं दैट सी बात है वर्डिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, बस आपको एक आइडिया क्रिएट कर दे रहा हूँ कि क्या होता है ये। और थर्ड होती है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। तो ये 4 स्टेप्स पे ये चल रहा होता है, ठीक है, सॉरी 3 स्टेप पर ये चल रहा होता है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब स्टेप्स में क्या क्या होता है रिएक्शन, सबसे पहले चेन इनिशिएशन किस तरह से होता है, फोटोकेमिकल स्टेप होता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे क्लोरिनेशन करनी है तो हम क्लोरिनेशन कर लेते हैं फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म में। तो जब क्लोरिनेशन करते हैं तो पहले जो Cl के बीच का बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और उससे हमारे पास क्या होता है, 2 क्लोराइड फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, जैसे कि मीथेन है, जैसे CH3 है और उसके साथ एक H है। अब ये इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक Cl डॉट क्या होता है इसके साथ अटैच हो जाता है जाकर CH3 के साथ, तो CH3 Cl बन जाता है, ठीक है, और एक H डॉट जो है वो यहाँ से हमारे पास बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है, यही H डॉट जो है वो दूसरे Cl डॉट से रिएक्शन करके HCl बना लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो ये चेन प्रोपेगेट कर रहा है। फाइनली जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं तो इन द एंड क्या होता है कि जो भी बचे हुए हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाकर दोबारा से जो है वो हमारे पास क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई क्या लिखना है, गिविंग ऑल द इक्वेशंस, सारे इक्वेशन लिखे उसके अंदर के किस तरह से चारों हाइड्रोजन निकलते हैं, तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं। जैसे मीथेन आपने लिखा और उसके रिएक्शन आपने कर दी ऑक्सीजन कह रहा हूँ क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो एक एक हाइड्रोजन निकालें, क्लोरीन बढ़ाते रहें। तो फर्स्ट हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl, फिर हो जाएगा CH3, मतलब दोबारा से ये रिएक्शन करा दें, दोबारा से इसका रिएक्शन हमारे पास Cl2 के साथ हो जाएगा, CH2Cl2 बनेगा डाइक्लोरोमीथेन और फिर HCl बनेगा। फिर ये जो डाइक्लोरोमीथेन बना हमारे पास इसके रिएक्शन फिर आप Cl2 से कराएंगे, ये CHCl3 बन जाएगा जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और फाइनली लास्ट स्टेप होगा जिसमें हमारे पास आखिरी जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या कहना है कि गिव इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये 4 इक्वेशन लिखनी है। पहले फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथाइलिन, इथाइलिन से फॉर्मल्डिहाइड बनाना। इथाइलिन से मुराद होता है हमारे पास C2H4। आई थिंक ये ओजोनोलाइसिस इसके अंदर की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं ओजोनोलाइसिस करके यकीनन बन जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस किसे कहते हैं मैं बताता हूँ कि पहले तो हमने क्या करना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना इस तरह से, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ओजोनोलाइसिस करने के लिए इसके रिएक्शन हम लोग करते हैं ओजोन के साथ, O3 के साथ। जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर इनके साथ में जाकर कंबाइंड हो जाएगा और एक कंपाउंड बना लेगा हमारे पास ओजोनाइड, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ओजोनाइड किस तरह से बनता है कि ऑक्सीजन हो गया हमारे पास यहाँ पर, उस तरह से एक ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास आ गया, मतलब इसके साथ इस तरह से हमारे पास जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है बच्चों, अच्छा इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। ओके सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास CH2 आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड बना। इसके बाद इस ओजोनाइड के रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, जिंक से कर देते हैं। जिंक
एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर से बॉन्ड इस तरह से क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है। तो एक तो हमारे पास बन जाता है ZNO, और ZNO के साथ दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास CH2O के बन जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्चुअली फॉर्म एल्डिहाइड। तो इस तरह से फॉर्म एल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट करें ग्लाइकोक्सल फ्रॉम इथाइन। इथाइन से ग्लाइकोक्सल बनाना है, ठीक है। तो अब देखो ग्लाइकोक्सल किसे कहते हैं, इथन डायल को कहा जाता है। देखो अब इसमें सेम इसी तरह से होगा, ओजोनोलाइसिस ही करनी है। तो ये हो गया इस तरह से, प्लस इसमें भी ओजोन से हम लोग रिएक्शन करेंगे। जब इसमें ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन, चूंकि बॉन्ड टूट तो रहा है, लेकिन इसमें इस तरह से CH होगा, फिर ये CH होगा, और उनके बीच एक बॉन्ड अभी भी इसके अंदर हमारे पास मौजूद होगा। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब जब ये जिंक से रिएक्शन करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि जिंक ऑक्सीजन को खींचकर निकाल तो देगा, कि ऑक्सीजन ही खींचकर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से हमारे पास ZNO बन जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि ये बॉन्ड हमारे पास इधर से ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेकेज होगा हमारे पास। एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये हमारे पास ये वाला बॉन्ड, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास CHO बॉन्ड CHO बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोक्सल, इसी को 1,2 इथन डायल भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, ये फ्रीली क्राफ्ट असाइलेशन है। बेंजीन लेंगे, इसके रिएक्शन आपको करना पड़ेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और इसके साथ जो है वो जब रिएक्शन होगा तो एक लेविस एसिड लेंगे AlCl3, और इससे क्या होगा कि बेंजीन रिंग के साथ ऊपर असाइल ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, प्लस उसके साथ HCl लिबरेट हो जाएगा। इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। नेक्स्ट एसीटोन फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब इथाइन से हमें एसीटोन की फॉर्मेशन करनी है। तो अब ये कैसे बनेगा, अच्छा देखिए ये रिएक्शन तो फिजिबल हो गए नहीं, चूंकि जो एसीटोन बनता है ना, एसीटोन हमारा प्रोपाइन से बनता है, और जो इथाइन है उससे हमारे इस प्रोसेस से एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग ना, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बिकॉज एसीटोन से अगर हमें बनाना होगा तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर आपको एसिटाइलिन बनाना है तो यू हैव टू यूज प्रोपाइन, मतलब प्रोपाइन से हम लोग बना सकते हैं इसको ना, एसीटोन को यहाँ पर लिख देते हैं प्रोपाइन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन रॉन्ग है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। बाकी 3 इक्वेशन मैंने बना दी, लेकिन मैंने बुक में दिखा दिया आपको किस तरह से ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाकई में देयर इज सम मिस्टेक हियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC से नेम्स लिखने कंपाउंड की एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी आई थी, जिसकी वजह से मैं उसको लाजमी सॉल्व करूंगा कि ये इस तरह से होगा CH3, उसके बाद CH, फिर बॉन्ड CH3, फिर CH, फिर बॉन्ड CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H। ये फर्स्ट है। कंडेंस स्ट्रक्चर तो ओपन कर लिया, नंबरिंग कर लिया यहाँ से 1 2 3 4, पहले ब्रांचेस के नेम 2,3 डाइमिथाइल, उसके बाद 1 ब्यूटानल या ब्यूटानल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेकंड है CH3, इसके बाद O, फिर CH आ रहा है, फिर OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप, फिर CH2 है, फिर OC6H5 है। देखा जाए तो चेन तो हमारे पास बस आई थिंक 2 ही कार्बन की बन रही है, फर्स्ट और सेकंड, और नंबरिंग भी हम यहाँ से कर देते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ। तो पहले मिथॉक्सी है, ग्रुप लगा हुआ इथॉक्सी भी है और फिनॉक्सी भी है, तो ई उसका नाम पहले आता है, तो इसके 1 इथॉक्सी, उसके बाद 2 पर फिनॉक्सी लगा हुआ है, तो दिस विल बी 2 फिनॉक्सी। उसके बाद फिर 1 पर हमारा मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो 1 मिथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है, so this will be called as इथेन। नेक्स्ट है CH3, देन उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर OH,
फिर है CHOH, फिर है CH और CH3 2 टाइम्स है। यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, मतलब 1 2 3 1 2। ओके, तो थर्ड से यहाँ पर OH करीब है, सेकंड से यहाँ पर ग्रुप करीब है। देखो प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को है नंबरिंग के लिए, तो जहाँ से वो करीब होगा वहीं से नंबरिंग करनी है। तो हमने राइट साइड से नंबरिंग कर ली। उसके बाद 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, दिस विल बी 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास है 7, तो हेप्ट। उसके बाद लगा हुआ है 5 पर डबल बॉन्ड है, तो 5 इन। उसके बाद 3 और 4 दोनों पर हमारे पास OH लगा हुआ है, तो दिस विल 3,4 डाईओल। तो ये इसकी नेमिंग हमारे पास हो गई। लास्ट स्ट्रक्चर है CH3 है, फिर CH है, फिर आई थिंक डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2 है, फिर COOH है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बड़ा सिंपल सा। नंबरिंग कर देते हैं, जहाँ से ग्रुप करीब है यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। दिस विल बी 5 कार्बन है, तो पेंट। डबल बॉन्ड थर्ड पर है, 3 इन। उसके बाद 1 ओइक एसिड। चूँकि फर्स्ट पर ही वैसे लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन का ई ड्रॉप कर देंगे चूँकि अगला अल्फाबेट वाउल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कंप्लीट सेक्शन बी। सेक्शन सी में हमारे पास जो है बेटा वो डिटेल क्वेश्चन आंसर है। इसमें 3A क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ड्रॉ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। 2 काम करना है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग बतानी है सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें हम मल्टीपल स्टेप्स को बताएंगे, बर्निंग ऑफ सल्फर से लेकर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तक, और साथ में जो उसकी डायग्राम थी मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए, तो उस डायग्राम को ही बताना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो आया, ये तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास आ गया। फिर एक आया ऑल द वे चैप्टर नंबर ये 12 से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ एंड टू गिव द डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इकोस्फीयर, बायोस्फीयर, और उसके फिर एटमॉस्फेयर के लेयर्स बतानी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके डिवीजन बतानी है, ठीक है। तो वो तो जब आप मेरे नोट्स करेंगे या फिर जब आप मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको मेरे नोट्स जस्ट रिक्वायर्ड होंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215272। इस पर जब आप मुझसे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको अपने नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। और बाकी अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए हो या MCQs वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी मेरे पास हैं। तो ये पेड नोट्स होते हैं, बहुत स्मॉल चार्जेस होती हैं उसकी, जो आप इसे हर एक स्टूडेंट इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सवाल हमारे पास है कि 5A डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है? एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन फिनॉल एंड अल्कोहल एंड इथीन एंड एसिटाइलिन। तो फिनॉल में, अल्कोहल में, इथीन में, एसिटाइलिन, इसमें कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? देखो फिनॉल में तो हमेशा हमारे पास जो आइसोमेरिज्म आएगी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म ही आएगी। जो पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगी, चूँकि आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे अब OH है लगा हुआ इस तरह से, 2 OH इस तरह से लगे हुए फिनॉल में, तो अब ऐसा भी हो सकता है दोनों OH की पोजीशन चेंज हो जाए, एक OH यहाँ आ जाए, एक OH यहाँ आ जाए, या फिर इस तरह से पोजीशन हमारे पास बन जाए कि एक OH यहाँ आ जाए तो एक OH यहाँ आ जाए, तो यहाँ तो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखती है। तो ये हमारा बन गया कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। अल्कोहल में भी आपको जो है वो वैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म तो दिखती ही है, अल्कोहल जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी करता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसे कि हमारे पास ये हो गया 1 प्रोपेनॉल, और अगर सेकंड पे OH लगा तो ये 2 प्रोपेनॉल हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी होता है जिसका किसके साथ होता है? ईथर के साथ होता है। ईथर के साथ किस तरह से होता है कि जैसे कि अगर हम लेते हैं C2H6O, अब C2H6O में एक ईथर भी हमारे पास बन सकता है CH3OCH3, और एक अल्कोहल भी बन सकते हैं C2H5OH। तो इसमें तो अल्कोहल में दोनों तरह की आइसोमेरिज्म होती है, पोजीशन भी और फंक्शनल ग्रुप भी। जब हम इथीन की बात करते हैं तो इथीन में हमारे पास एक तो आइसोमेरिज्म इसमें आ सकती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे, जैसे कि 4 कार्बन ले लिया, ये 1 ब्यूटीन हो गया, फिर ये 4 कार्बन ले लिया तो ये 2 ब्यूटीन हो गया।
और इसी इथीन में हमारे पास सेकंड हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आती है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है जो अल्कीन है या फिर इथीन है, इथीन का फॉर्मूला आपका साइक्लो, अच्छा नहीं इथीन में तो सॉरी ये हमारे पास इथीन एंड एसिटाइलिन, एक मिनट, आई थिंक फिनॉल और अल्कोहल, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन फिनॉल एंड अल्कोहल। फिनॉल में तो आइसोमेरिज्म होती है, अल्कोहल में भी होती है, लेकिन इथीन में आइसोमेरिज्म आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की होगी। और एसिटाइलिन में भी आइसोमेरिज्म हो सकती है, सॉरी अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें, इथीन और एसिटाइलिन में हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, यस ज्योमेट्रिकल हो सकती है ना। जैसे कि अगर हम इस तरह से 2 कार्बन डबल बॉन्ड में ले लें और इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लें, फिर एक हाइड्रोजन इधर कर लें, एक हाइड्रोजन इधर कर लें, तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड सिस इथीन। लेकिन यही अगर हाइड्रोजन जो है वो अक्रॉस लगा दें, क्रॉस में लगा दें, तो ये हमारे पास दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस इथीन। इसी तरह एसिटाइलिन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करती है। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, दिस विल बी सिस इथाइन या एसिटाइलिन। और अगर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कर लिया तो दिस विल बी ट्रांस इथाइन या फिर ट्रांस एसिटाइलिन। ठीक, तो इसमें इन दोनों में हमारे पास जो है वो तो कौन सा एग्जिस्ट कर रही है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल। लेकिन इनमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारे स्टीरियो की एक टाइप होती है। जब आइसोमेरिज्म का डिटेल लेक्चर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बड़े डिटेल में समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? रीजन पूछ रहे हैं तो सिंपल रीजन यही बताने के जो बेंजीन होता है वो चूंकि सैचुरेटेड होता है। क्यों सैचुरेटेड होता है भाई? चूंकि इसके अंदर पाई जाती है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कि डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से इसके अंदर हमारे पास जो रेजोनेंस आती है, रेजोनेंस की वजह से सैचुरेशन आती है और सैचुरेटेड होने की वजह से ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। गिव स्टेप बाय मैकेनिज्म ऑफ रेनल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो मैकेनिज्म बताना है, कह रहे हैं कि एक अल्काइलेशन का मैकेनिज्म बता दें जो 3 स्टेप पे होगा, और दूसरा कह रहे हैं कि किसका बता दें भाई? नाइट्रेशन का बता दें। ये भी हमारा जो है वो 3 स्टेप पे ही जाएगा। अब अल्काइलेशन में हम कोई मिथाइल ग्रुप के लिहाज से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आर लगा के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहें। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 हमारे पास इसके अंदर आएगा, दिस विल बी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और वो कैसे बनता है कि जैसे कि RX से अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हो जाता है AlX3 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है R पॉजिटिव अलग हो जाता है और AlX4 माइनस अलग हो जाता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेटा जनरेट हो गया R+। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, उसके बाद अटैक होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है, वो किस तरह से करता है कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इस पर जो है वो R+ अटैक करना है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, R जो है वो इस पर अटैक कर देता है। फिर तो क्या होता है कि इसमें इस तरह से हमारे पास एक तरफ R आ गया और एक तरफ हमारे पास जो है वो क्या आ गया बेटा, H आ गया। ठीक, H होता ही पहले से, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल इस पूरे रिंग के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर फाइनली इन द एंड क्या होता है कि H बाहर निकल जाता है और हमारे पास अल्काइल बेंजीन हमारे पास बन जाता है और H+ बाहर हो जाता है। तो इसको हम लोग एरीन भी कहते हैं। ये जो कंपाउंड बना ये अल्काइल बेंजीन बना, इसमें अगर CH3 ऊपर लगा देंगे R की जगह पर तो ये टोलुईन बन जाएगा। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 हमारे पास होता है, इट इज सिंपल रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को दोबारा से रिकवर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो
H प्लस हमारे पास बचा हुआ है ना, वो रिएक्शन कर लेता है AlX4 माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल से, जिससे कैटलिस्ट रिटर्न हो जाता है AlX3 और साथ में हमारा HX जो है वो उसमें निकलता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया हमारा अल्काइलेशन का, जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन किसी रेडिकल से चेंज हो जाता है। उसके बाद नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन NO2 से चेंज होता है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप से। इसमें भी वही 3 स्टेप। स्टेप 1 हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें क्या होता है कि H सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं और इससे नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस जनरेट होता है, HSO4 माइनस जनरेट होता है और वाटर। तो ये जो आयन हमारे पास होता है NO2 प्लस आयन, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। अब नाइट्रोनियम आयन क्या हमारे पास है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बाइसल्फेट आयन जो हमारा हो गया, दिस इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 पे क्या होगा, सेम इसी तरह से बेंजीन रिंग पर अटैक हो जाएगा इसका, किसका भाई, NO2 प्लस ग्रुप का। तो जब ये अटैक करेगा तो फाइनली इन द एंड यहाँ पर इस तरह डायरेक्टली अब मैं लगा दे रहा हूँ, NO2 लग जाएगा और H प्लस बाहर आ जाएगा। सो दिस कंपाउंड जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। कैटलिस्ट वापस रिकवर करने के लिए स्टेप 3 हम आएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, जो H प्लस है इसका रिएक्शन हो जाएगा जो न्यूक्लियोफाइल HSO4 माइनस से, इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट हमारे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तमाम जो है वो क्वेश्चंस थे मिड टर्म के खातून पाकिस्तान डिग्री गर्ल्स कॉलेज के। अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से बताता हूँ, 0382152272। तो मेरे तमाम लेक्चर्स, तमाम चैप्टर्स के सेकेंडरी केमिस्ट्री न्यू बुक के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर रिजल्ट्स। अल्लाह हाफिज़।